Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 16th of September 2022, Friday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. So let's start with today's discussion. Motivation of the day is pursue what catches your heart, not what catches your eyes. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। ईडी पॉइंट्स टू इनसाइडर ट्रेडिंग इन एनएससी केस। If you are regularly following my news channel, you must be knowing about the NSC illegal phone charging और phone tapping case। और उसी फ़ोन टैपिंग को लेकर के कॉल टैपिंग केस को लेकर के इन्फोर्समेंट डायरेक्टर्स जो है वो इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहा था और उसने अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद चार्जशीट जो है वो सबमिट करी है। और उस चार्जशीट में ईडी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पॉइंट किया है कि दिस इलीगल फोन टैपिंग और कॉल टैपिंग केसेस समवेयर रिलेटेड विद द इनसाइडर ट्रेडिंग। तो जब चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ थे एनएससी के, उस ड्यूरेशन में ये केस हुआ था। और इस केस के जो लिंक है, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, वो कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रही कि ऑल दीज फोन टैपिंग वर रिलेटेड टू द इनसाइडर ट्रेडिंग। व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग? It is basically an illegal or unethical practice of stock exchange trading on any stock exchange to one's own advantage through having access to the confidential information. It means अगर कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन किसी कंपनी के बारे में कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रखता है, तो उस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को लीक करके या मैनिपुलेट करके या टाइमली लीक करके किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स के प्राइसेस को मैनिपुलेट करने की जो प्रैक्टिस होती है उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। बेसिकली इसको इनसाइडर ट्रेडिंग क्यों बोलते हैं कि जनरली कंपनी के जो इनसाइडर होते हैं उनको कंपनी के बारे में कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता होती है और उसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर वो उस कंपनी के स्टॉक्स के प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं। और उसी मैनिपुलेशन से, शॉर्ट टर्म मैनिपुलेशन से दे टेक द एडवांटेज, दे अर्न द एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो बेसिकली इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स trading in a public company stock by someone who has non-public material information about that particular company। तो पब्लिक कंपनी के स्टॉक को किसी इंडिविजुअल और किसी समवन से ट्रेड करना इंटेंशनली जिसके पास कंपनी के बारे में मटेरियल और नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। And definitely, insider trading can be either illegal or legal depending on when the insider makes the trade। तो इंडिया में बेसिकली इंसाइडर ट्रेडिंग जो है वो इलीगल है। तो एनएससी में फोन टैपिंग का केस इसी इंसाइडर ट्रेडिंग को इंडिकेट कर रहा है एज पर द प्रिलिमिनरी चार्जशीट सबमिट बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और इसके बाद इस ईडी का ये कहना है कि जल्द ही सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाएगी फॉर फर्दर इंक्वायरी। और इसमें चित्रा रामकृष्णन और रवि नारायण इन दोनों को की कॉन्स्पिरेटर के फॉर्म में नॉमिनेट किया गया है। सो लेट अस सी ये जो केस है ये आगे कितना और किस डायरेक्शन में प्रोग्रेस करता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। पैनल सीक न्यू लॉ फॉर ऑनलाइन स्किल गेम्स। तो ऑनलाइन जो स्किल गेम्स हैं उसको लेकर के गवर्नमेंट बहुत टाइम से रेगुलेशन लाना चाह रही है। उसके लिए पैनल भी फॉर्म किया गया था कि जिस पैनल से रिकमेंडेशन मांगी गई थी कि जो ऑनलाइन स्किल गेम्स हैं उनको लेकर के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। तो एज पर वन गवर्नमेंट पैनल इंडिया शुड क्रिएट अ रेगुलेटरी बॉडी। उस पैनल ने एक स्पेशलाइज रेगुलेटरी बॉडी के क्रिएशन की बात कही है जस्ट टू क्लासीफाई ऑनलाइन गेम्स एज अ स्किल बेस्ड गेम और चांस बेस्ड गेम। तो जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मशरूम हो रहे हैं, स्पेशली जो टीन एज ग्रुप है उसने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट उसकी उन तरह के गेम्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। तो उसको देखते हुए बहुत टाइम से ये डिमांड उठ रही थी कि जो ऑनलाइन गेम है उनको भी स्किल बेस्ड गेम की कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाए। और इसीलिए गवर्नमेंट ने पैनल फॉर्म किया था ना एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द पैनल। और इस पैनल ने अपनी रिकमेंडेशन दी जो कि बहुत टाइम से वेट हो रहा था इस रिपोर्ट का। तो द मच अवेटेड रिपोर्ट is actually now seeing as that it is going to shape the future of mobile gaming industry, जिसका इंडिया में जो वर्थ है, जो वैल्यूएशन है वो 2025 तक $5 बिलियन का एस्टिमेट किया जा रहा है।
करंटली जो इसका वैल्यूएशन है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली $1.5 बिलियन। तो 1.5 बिलियन से लेकर के आगे आने वाले 2-3 सालों में इट विल इंक्रीज अप टू $5 बिलियन। और जिस तरीके से अट्रैक्शन बढ़ रहा है डेफिनेटली हमारी पॉपुलेशन का इन तरह के ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। और उसी को लेकर के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस में कि इस तरह के जो गेम्स हैं वो एडिक्शन क्रिएट करते हैं, दे आर इनकंसिस्टेंट विद स्टेट लॉज, जिसकी वजह से जो बिजनेस है वो डिसरप्ट हो रहा है। तो फाइनली 108 पेज की रिपोर्ट जो है वो इस गवर्नमेंट पैनल ने सबमिट करी है, जहां पर एक रेगुलेटरी बॉडी क्रिएशन की बात करी गई है, ऑनलाइन गेम्स को स्किल बेस्ड और चांस बेस्ड कैटेगरी में क्लासीफाई करने की बात करी गई, प्रोविजंस पनिशमेंट प्रोविजंस भी है। बहुत लंबी रिपोर्ट है तो डेफिनेटली हमारा एक पॉइंट को कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो की पॉइंट्स हैं वो ये है कि जो पैनल ने फिलहाल के लिए जो ऑनलाइन स्किल गेम्स हैं उसमें गैम्बलिंग वाले जो गेम्स हैं उनको इंक्लूड नहीं किया है, विच इज़ बेसिकली हैंडल बाय डिफरेंट स्टेट जहां पर ये अलाउ है। और यहाँ पर एक की पॉइंट ये भी है कि अगर आप देखें तो ऑफ शोर बेटिंग और गैम्बलिंग वेबसाइट जो कि इलीगल है इंडिया में इस समय यंगस्टर्स में और इंडियंस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं। तो डेफिनेटली एक इंटायरली डिफरेंट न्यू लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है फॉर बोथ टाइप्स ऑफ फ्री एंड प्ले टू प्ले स्किल गेम्स। तो गवर्नमेंट पैनल ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, तो लेट अस सी गवर्नमेंट इसमें से कितनी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करती है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडियाज नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स टू यूएई अंडर परफॉर्म आफ्टर एफटीए। व्हाट इज एफटीए? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और रिसेंटली इंडिया ने यूएई के साथ और बहुत सारे अदर कंट्रीज के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, और बहुत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन भी चल रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं कि यूएई के अलावा इंडिया ने रिसेंटली किन किन और कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रेड डील साइन करी है। और जब भी 2 कंट्रीज या 3 कंट्रीज या ज़्यादा कंट्रीज आपस में मिलकर के एफटीए साइन करती है तो उसका बेसिक जो रीज़न होता है, जो बेसिक पर्पस होता है वो यही होता है कि ट्रेड को इम्प्रूव करना, इंटरनेशनल बिजनेस को इम्प्रूव करना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को इम्प्रूव करना। लेकिन अगर हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के साथ इंडिया की एफटीए की साइन के बाद का ट्रेड डेटा देखें तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है वो डाउन हुआ है मई टू जून पीरियड में, द फर्स्ट 3 months सिंस द ट्रेड पैक्ट विद द वेस्ट एशियन नेशंस किकड। तो अगर हम शुरुआत के 3 महीनों का डेटा देखें इंडिया और यूए के बीच में जो ट्रेड होता है उस ड्यूरेशन में जो नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है इंडिया का जो कि यूए जाता था उसमें हमें डाउनफॉल देखने को मिला। जबकि इंडिया ने भी इसी पर्टिकुलर पर्पज से ट्रेड डील साइन करी थी कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इम्प्रूव करेगा, हमारा जो बिजनेस है यूएई के साथ वो इम्प्रूव करेगा। तो अगर टोटल आउटबाउंड शिपमेंट की बात करें टू कंट्री इंक्रीज अबाउट 16% टू $8.09 बिलियन। जो टोटल आउटबाउंड शिपमेंट है वो तो इंक्रीज किया है, लेकिन जो नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है जिसमें कंट्री का एक्सेल है वो केवल और केवल 4.5% तक इंक्रीज हुआ है इस ड्यूरेशन में, मई टू जुलाई पीरियड में। जबकि इंडिया का जो ओवरऑल नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है वो 8% की ग्रोथ रेट से ग्रो किया है इस ड्यूरेशन में। इट मीन्स जो अदर कंट्रीज के साथ इंडिया नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है उसमें 8% का इंक्रीज देखने को मिला है। और ओवरऑल अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज की बात करें तो 15% का एक्सपोर्ट इंक्रीज देखने को मिला है इसी सेम पीरियड में। उस कंपैरिजन में यूएई के साथ जो हमारा नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है वो केवल और केवल 4.5% तक इंक्रीज हुआ है। नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो कौन कौन से? जेम्स एंड ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, स्मार्टफोन, सर्टन टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो ये सारे बेसिकली नॉन पेट्रोलियम में आते हैं। हालांकि जेम्स ज्वेलरी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है, और कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं उसका भी एक्सपोर्ट बढ़ा है यूएई के साथ। लेकिन अभी भी इंडिया जो मेजर गेन एंटिसिपेट कर रहा था फ्रॉम दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो अभी भी रियलाइज नहीं हुआ है। ऑन द अदर हैंड इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विटनेस एन ओवर 3-fold जंप्स एज कंपेयर टू मई टू जून जुलाई पीरियड 2021। तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट भी इंक्रीज हुआ है यूएई के साथ पिछले साल के कंपैरिजन में। अगर हम सेम पीरियड को देखें मई टू जुलाई का जो टाइम पीरियड देखें तो उस टाइम पीरियड के कंपैरिजन में इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो $6.23 बिलियन तक इंक्रीज हो गया है, जिसमें ऑयल इंपोर्ट्स और ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं
उनके प्राइस बढ़ने की वजह से ये इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है। हालांकि इंडिया को फ़िलहाल के लिए जो डेटा बता रहा है उसके अकॉर्डिंग इंडिया को इस डील से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। एंड दिस इज़ द ट्रेड पिक्चर बिटवीन यूएई एंड इंडिया। मंथ एक्सपोर्ट ग्रोथ, इंपोर्ट ग्रोथ एंड दिस इज डेफिसिट। तो मई से लेकर के जुलाई तक का डेटा है, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट कि -2.467 से बढ़ करके 6.26% तक ट्रेड डेफिसिट आ गया इंडिया का यूएई पर। एंड दिस इज द एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिंस दिस पीरियड, since May to July. You can just have the glimpse of it. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 and 5 that is given on page number 6. Demat of insurance policies, LIC mulls creating own repository. So after IRDAI nudges the insurance to dematerialize the existing and new insurance policy, now LIC is exploring all the options of what? Creating its own repository before taking a final call on this matter. तो जैसे ही IRDAI मीन्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बोला कि LIC और इंश्योरेंस कंपनीज को कि अपनी जितनी भी एग्जिस्टिंग और न्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं उन सब को डीमेटेरियलाइज करिए। और इसी के बाद से लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की डोमिनेटिंग इंश्योरेंस कंपनी है, वो अब बहुत सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कर रही है। और उसमें एक जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो ये है कि खुद की रिपोजिटरी क्रिएट करना। व्हाट इज रिपोजिटरी? सर बेसिकली अ प्लेस और अ कंटेनर in which something is stored in large quantities. तो बेसिकली एक डेटाबेस बनाने के बारे में LIC सोच रही है। हालांकि इस पर अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, बट LIC जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको सर्च कर रही है एज पर द चेयरपर्सन ऑफ LIC। अगर करंटली बात करें तो करंटली इंडिया में 4 इंश्योरेंस रिपोजिटरी हैं। कौन कौन सी? NSDL नेशनल इंश्योरेंस रिपोजिटरी, CDSDL इंश्योरेंस रिपोजिटरी, Karvi इंश्योरेंस रिपोजिटरी एंड CAMS इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज। तो 4 इंश्योरेंस रिपोजिटरीज हैं जो इंडिया में अभी सर्विस में हैं, और LIC के बाद ये 5th हो जाएगी अगर LIC इस डिसीजन में आगे बढ़ता है। तो बेसिकली इंश्योरेंस रिपोजिटरीज आर द कंपनीज दैट मेंटेन द डेटा ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ऑन बिहाफ ऑफ द इंश्योरेंस। जैसा कि मैंने बताया, इट इज़ अ प्लेस और इट मे बी अ थिंग और इट मे बी एनी वर्चुअल स्पेस जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन एक लार्ज क्वांटिटीज में कलेक्ट करी जाती है। तो LIC जो है वो एक एक्सपर्टाइज रिपोजिटरी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जिसका पर्पस सिर्फ इतना होगा कि जितने भी LIC की पॉलिसीज है पुरानी और नई, उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर किया जाए, मैनेज किया जाए, और जब जब यूज़र उसकी डिमांड करे तो ऑन डिमांड दैट पर्टिकुलर पॉलिसी डॉक्यूमेंट बॉन्ड पेपर विल बी अवेलेबल टू द यूज़र। तो जो बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है ये ख़त्म हो जाएगा, जो इरेगुलरिटीज़ आती हैं पॉलिसीज़ को लेकर के वो ख़त्म हो जाएंगी, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी, कॉस्ट जो होगी वो रिड्यूस होगी, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, मैनेजमेंट आसान हो जाएगा। बहुत सारे बेनिफिट होंगे पेपर से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफ़र होने के। तो फिलहाल के लिए रेगुलेटर ने डिस्कशन पेपर जो है वो फ्लोट किया है इस इशू पर। अब इंडस्ट्री से फीडबैक मांगा है रेगुलेटर मीन्स IRDAI ने, और इसको लेकर के अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो अपने अपने पॉइंट्स, अब सिक्योरिटी पॉइंट्स, प्राइवेसी के पॉइंट्स, बहुत सारे इशूज़, चैलेंजेस भी हैं इस चीज़ में, उन सबको डिस्कस कर रही हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर मॉनिटरिंग को लेकर के एक और न्यूज़ है जो कि पेज नंबर 6 पर ही दी हुई है। FSDC फॉर मॉनिटरिंग फाइनेंशियल सेक्टर रिस्क। सो व्हाट इज FSDC? इस न्यूज़ को कवर करने का मेरा एक ही पेज पर्पस था कि हम FSDC के बारे में डिस्कस करें। व्हाट इज FSDC? इट्स अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। कौन चेयर करता है इसको? हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो चेयर करते हैं। तो FSDC ने थर्सडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर के जो रिस्क हैं उनके बारे में डिस्कस किया। उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ जो मेजर्स ले रही हैं उनको डिस्कस किया। इसके अलावा जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ रहा है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से, उसको भी डिस्कस किया। और कहीं ना कहीं FSDC ने ये बोला है कि जो भी फाइनेंशियल रिस्क हैं फाइनेंशियल सेक्टर में उनको प्रॉपरली मॉनिटर करने की ज़रूरत है, फाइनेंशियल कंडीशन को मॉनिटर करने की ज़रूरत है, और उन सारी सिचुएशन के बेस पे मार्केट डेवलपमेंट को कंटिन्यूस बेसिस पर ले जाना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से फाइनेंशियल मार्केट का जो डेवलपमेंट है वो हॉल्ट हो जाए। तो फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट इज़ इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज़ इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ इंपॉर्टेंट बाय मिटिगेटिंग ऑल द रिस्क, जियोपॉलिटिकल
political risk, international domestic risk associated with the financial sector. तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली डिस्कस किया गया, जहाँ पर एनपीए के बारे में भी डिस्कस किया गया, इन्फ्लेशन के बारे में भी डिस्कस किया और फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी अदर इश्यूज हैं उनके बारे में भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया. इफ यू वांट टू रीड दिस फुल आर्टिकल यू कैन रीड दिस, अदरवाइज इसका जिस्ट यही है. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स. एयर इंडिया आइज 30 डोमेस्टिक शेयर्स. तो एयर इंडिया ने अपना 5 साल का जो स्ट्रेटेजिक प्लान है वो डिस्क्लोज किया और उसके अकॉर्डिंग एयर इंडिया ने 30% का डोमेस्टिक शेयर कैप्चर करने का टारगेट रखा है. मार्केट शेयर, डोमेस्टिक शेयर मीन मार्केट शेयर. तो एविएशन इंडस्ट्री में जो डोमेस्टिक एविएशन है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 30% का मार्केट शेयर गेन करने का टारगेट एयर इंडिया ने रखा है. डेफिनेटली इट्स अ वेरी एम्बिशियस टारगेट. लेकिन टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया का रिवाइवल शुरू कर दिया. तो 5-year ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है वो रिलीज किया है टाटा ने. तो अभी जो करंट मार्केट शेयर है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 8.4%. तो 8.4% से इंक्रीज करके उसको 30% तक इंक्रीज करना है. अभी के लिए कौन मार्केट लीडर है डोमेस्टिक मार्केट में या डोमेस्टिक एविएशन में? दैट इज इंडिगो. इंडिगो के पास अप्रॉक्सीमेटली 58.8% का मार्केट शेयर है. तो दिस इज द एम्बिशियस प्लान बाय टाटा बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, aggressive hiring of the best industry talent, improving the reliability, on time performance, बहुत सारे कस्टमर एक्सपीरियंस, नए सारे कई सारे क्राफ्ट, कई सारे फ्लीट को भी एक्वायर किया है. मेरी न्यूज़ को कवर भी किया था. इस तरह कई सारे मेजर्स जो हैं इस इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मेशन गोल में अनाउंस किए गए हैं. इसके अलावा टाटा के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक और न्यूज़ है, उसको भी हम साथ में ही कवर करेंगे. टाटा टू इन्वेस्ट $90 billion in India in 5 years रिपोर्ट. तो पहले की जो न्यूज़ थी वो एयर इंडिया से रिलेटेड है. ये न्यूज़ जो है वो कंप्लीट टाटा ग्रुप से रिलेटेड है और इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग टाटा ग्रुप इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट अप्रॉक्सीमेटली $90 billion इन इंडिया इन अपकमिंग 5 years. तो बहुत सारे एरिया में जैसे कि मोबाइल कंपोनेंट प्लांट, सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरीज, रिन्यूएबल एनर्जी, ई कॉमर्स, इन सारे सेगमेंट पर टाटा फोकस करेगा और 2027 तक अप्रॉक्सीमेटली $90 billion का इन्वेस्टमेंट टाटा करेगा एज पर द रिपोर्ट. तो एक इंटायरली डिफरेंट स्ट्रैटेजी टाटा ने इस बार बनाई है होम मार्केट के लिए, जिसमें ये सारे अगर हम सेगमेंट्स को देखें, सारे सेक्टर्स को देखें तो दिस इज द एक्चुअली सनराइज सेक्टर. ये इंडिया में फिलहाल के लिए सनराइज सेक्टर है. सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरीज, रिन्यूएबल एनर्जी, ई कॉमर्स, मोबाइल कंपोनेंट प्लांट्स, और इन्हीं सेक्टर में जो है वो टाटा जो है वो इन्वेस्ट करेगा. आई होप दैट मेनी ऑफ यू माइट बी नोइंग व्हाट इज सनराइज सेक्टर. अगर आपको नहीं पता तो आप पढ़ के मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली सनराइज सेक्टर. तो टाटा का एक एम्बिशियस प्लान डिस्क्लोज हुआ है, या मतलब टाटा ने अनाउंस किया है कि आगे आने वाले 5 सालों में टाटा का जो स्ट्रैटेजिक इंटेंट है वो क्या रहेगा और किस तरीके से टाटा अपनी जो बिजनेस है, जो अपनी कंपनी है उसको लीड करेगा. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. PM stresses on auto industries push for greener alternative. अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, रिन्यूएबल एनर्जी में, ई कॉमर्स में टाटा एक गुड इन्वेस्टमेंट, एक हैफ्टी इन्वेस्टमेंट करेगा. उसी को लेकर के सियाम की एक इंटरनेशनल कन्वेंशन थी जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस पर्टिकुलर सेक्टर को एड्रेस किया और प्राइम मिनिस्टर ने इंडस्ट्री से डिमांड करी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इनोवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली ऐसा इनोवेशन जो ग्रीन ऑल्टरनेटिव प्रमोट करे, ग्रीन ऑल्टरनेटिव को जनरेट करे और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को, इकोलॉजी को प्रमोट करे. और इंडिया को इस पर्टिकुलर इकोलॉजी के कंसर्न में, या हम बोल सकते हैं ग्रीनर कंजप्शन में, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाए. ग्रीन टेक्नोलॉजी में, ग्रीन ऑटोमोटिव सेक्टर में इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाए, जैसे कि जो इंडिया की डिपेंडेंसी है अदर सेक्टर में वो रिड्यूस हो जाए, या अदर जो कंपनीज हैं या जो अदर कंट्रीज़ हैं जो इंडिया की डिपेंडेंसी है ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर के, ग्रीन ऑटोमोटिव को लेकर के, वो रिड्यूस हो. तो बेसिकली इनोवेशन की कॉल करी है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऑटो इंडस्ट्री से कि आप R&D करिए, इनोवेटिव ऑल्टरनेटिव्स जनरेट करिए, जैसे कि इंडिया को अपने एनर्जी कंजर्वेशन के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प मिले. इसी के साथ गवर्नमेंट एक और न्यूज़ है जो कि पेज नंबर 6 पर ही दी हुई है, जहां पर गवर्नमेंट किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है उसको लेकर के एक न्यूज़ है. तो देख लेते हैं न्यूज़ का है. गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सब्सिडी टू सेट अप EV चार्जिंग इंफ्रा पावर सेक्रेटरी. तो ऐसा कहा जा रहा है कि रेड ड्राफ्ट जो है फॉर फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम, जिसको हम फेम बोलते हैं, फिर से हम इसका नाम ले लेते हैं, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम.
तो ये फेम जो है, ये स्कीम इंडिया गवर्नमेंट जो है वो दोबारा से बोल सकते हैं इसको रीड्राफ्ट करेगी। हालांकि ये कोई नई पुरानी बहुत नई इनिशिएटिव नहीं है, बहुत टाइम से ये इनिशिएटिव चल रहा है बेसिकली हाइब्रिड व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए। तो लेकिन अब इस स्कीम को, इस इनिशिएटिव को जो गवर्नमेंट है वो रीड्राफ्ट करेगी। एंड आफ्टर दिस रीड्राफ्टिंग और इन दिस रीड्राफ्टिंग गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग टू प्रोवाइड द subsidy for what? Subsidy for setting up the upstream infrastructure to firm setting up the EV charging infrastructure। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल के अडॉप्शन को लेकर के जो सबसे बड़ा चैलेंज वो ये है कि जो चार्जिंग फैसिलिटीज़ है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कैसे डेवलप किया जाएगा। आप व्हीकल सेल कर देंगे बट चार्जिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे डेवलप किया जाएगा, कैसे फॉर्मेट में डेवलप होगा, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। उसी को लेकर के गवर्नमेंट जो है वो फेम पॉलिसी में अब जो कंपनीज़ हैं, फर्म्स हैं जो कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेंगे, चार्जिंग स्टेशन सेट करेंगे, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। तो बेसिकली आप स्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में गवर्नमेंट इज़ all set to provide approximately 5 to 6 lakh charging station ऑल ओवर द कंट्री। और उसमें अप्रॉक्सीमेटली इतना ही कॉस्ट भी आएगी चार्जिंग स्टेशन को, विच कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 लाख। और उसी के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर जो फॉर्म्स हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी फॉर प्रमोशन ऑफ सेटिंग अप ईवी चार्जिंग स्टेशंस। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अडॉप्शन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे ऑप्शन इन स्कीम्स भी ला रही है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द इन्फोग्राफिक जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कल उज़्बेकिस्तान के समरकंद में लैंड किया फॉर वॉट, फॉर अटेंडिंग द सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अभी चल रही है उसको देखते हुए ये एससीओ की समिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कैसे इंडिया और जो अदर मेंबर कंट्रीज़ हैं वो इन इश्यूज़ पर डील करेंगे। इसके अलावा रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके अलावा इंडिया की जो बाईलेटरल मीटिंग है रशिया के प्रेसिडेंट के साथ वो भी शेड्यूल है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग और समिट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। इंडिया का जो फोकस है वो ट्रेड और कनेक्टिविटी पर ज़्यादा होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। फिच कट्स इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 to 7%. So just like other consultancy or research based firm, global rating agency Fitch has also reduced the India's economic growth forecast for financial year 23। 7% फोरकास्ट कर दिया, जो कि पहले फिच ने 7.8% एंटिसिपेट किया था। तो जो इंडिया का जीडीपी है उसको फिच क्या कहना है कि वो अप्रॉक्सीमेटली 6.7% से ग्रो करेगी फाइनेंशियल ईयर 24 में, जो कि पहले प्रोजेक्शन था 7.4। तो फाइनेंशियल ईयर 24 और फाइनेंशियल ईयर 23 दोनों के ही जीडीपी फोरकास्ट में रिडक्शन किया है। 23 के लिए पहले 7.8 का प्रोजेक्शन था, रिड्यूस करके 7%। 24 के लिए पहले 7.4 का प्रोजेक्शन था जो रिड्यूस करके 6.7%। तो 2 साल के लिए 23 और 24 के लिए फिच ने इंडिया का जो जीडीपी फोरकास्ट है उसको रिड्यूस किया है, रिवाइज किया है। एंड दिस इज द रिवीजन बाय अदर एजेंसीज एज वेल एसबीआई, गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप, मूडीज, फिच एंड इंडिया रेटिंग। अप्रॉक्सीमेटली सब ने ही निगेटिव रिवीजन किया है इंडिया के जीडीपी फोरकास्ट को लेकर के। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन देखने को मिल रहा है, ऑल दिस सिचुएशंस आर डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट द इंडिया। इंडिया भी उससे कहीं भी अछूता नहीं रह सकता। तो इसी को देखते हुए फिच ने इंडिया के जो जीडीपी फोरकास्ट है उसको रिड्यूस कर दिया। और फिच के साथ इंडिया रेटिंग ने भी जो जीडीपी फोरकास्ट है इंडिया की उसको रिड्यूस करके 6.9% कर दिया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, जो कि पहले 7% था। तो रेटिंग, इंडिया रेटिंग एजेंसी, फिच दोनों ने ही फिलहाल के लिए इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए रिड्यूस कर दिया, सीइंग द इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। पीएम गति शक्ति 196 क्रिटिकल इंफ्रा गैप प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई। तो पीएम गति शक्ति जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा या इंटीग्रेटेड स्कीम है, जिसके तहत 196 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या गैप आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो कि पोर्ट कनेक्टिविटी, कोल मूवमेंट, स्टील एंड फूड प्रोडक्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन
ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के तहत आइडेंटिफाई किए गए हैं। और ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं जिनको गति शक्ति से इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे कि इनका जो डेवलपमेंट है वो टाइम लाइन मैनर में हो जाए, बेटर कोऑर्डिनेशन देखने को मिले। इफ़ यू नो लिटिल बिट अबाउट गति शक्ति, आपको पता हो कोई यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट नहीं है। इट्स अ बेसिकली अ इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म जहाँ पर इंडिया में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको आपस में लिंक किया जा सके, जिससे कि सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो एक प्रॉपर टाइम लाइन मैनर में डेवलप हो सके। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी है, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी है, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी है, उसको इम्प्रूव करें। तो 196 क्रिटिकल इंफ्रा प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने। सो लेट अस सी कैसे इनको आगे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट लेक्चर PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.